जी, आप मान लीजिए एक लोगों का झुंड इकट्ठा कर देते और पार्टी बना लेते, एक किस्म का एक ट्रेन आपने बना ली, लेकिन वो ट्रेन के कोई मायने नहीं होते अगर आप इस बात में आप साफ नहीं है अपने दिमाग में कि वो ट्रेन आपको ले जानी किधर है। तो आप खाली पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कर लिया वो काफ़ी नहीं है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद से किया है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आइडियोलॉजी आती है, फलसफा आता है। एक साहब अभी बोल के चले गए कि फलसफे की बात मत करिए, लेकिन बिना फलसफे के पार्टी नहीं होती है। बिना फलसफे के बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो हिंदुस्तान पे हावी हो जाता है, जैसे कि हुआ है। तो अगर आपके पास एक फलसफा नहीं है कि आप किसके लिए हैं, क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ से लड़ना चाहते हैं, किस चीज़ का साथ देना चाहते हैं, जब तक इस बात के लिए आपका दिमाग नहीं लगता है इन चीज़ों पर, और आप उन चीज़ों को फलसफा कह के एक तरफ कर देते हैं और कहते हैं कि हमें तो बस इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन किसी भी सूरत में एमएलए एमपी कुछ बनाना है, चाहे किसी भी कॉस्ट पे बनाना है, चाहे कितना भी खर्चा करके बनाना है, क्या वो किस किस्म के लोग आएंगे, क्या उनका बैकग्राउंड है, किनको आप ला रहे हैं, वो आप लेजिस्लेचर में आके करेंगे क्या, जब इन सब चीज़ों पे कोई क्लैरिटी नहीं है। तब मेरी ये कह देना कि आप पार्टी ऑर्गेनाइज कीजिए, ये मैं समझता हूँ वाजिब बात नहीं है। और एक साहब कह रहे थे कि एक गांधी का देश इंडिया बन गया और एक जिन्ना का देश पाकिस्तान बन गया। तो इससे ये सुन के मन में क्या ख्याल आता है कि गांधी जी ने कहा था कि जो इलाके पाकिस्तान में आज हैं वो हिंदुस्तान में ना रहें, क्या ये गांधी जी का ख्याल था? तो ये हमारे मन से ऐसी बात एक साथ कह के चल दी। ये जो दो कौमों का नज़रिया था वो ये था कि हिंदू एक कौम है, जो कि सावरकर का नज़रिया था, और जिन्ना साहब का था कि मुसलमान एक कौम है। वो दो कौमी नज़रिए के कायल न गांधी जी थे, न जवाहरलाल जी थे, न हमारे आचार्य नरेंद्र देव थे, न डॉक्टर लोहिया थे, न जयप्रकाश नारायण थे, न मृणाल गुरे थी, न एनजी गोरे थे, न मधु नंदवते थे, न मधु लिंबाई थे। तो ये हमारा नज़रिया तो था नहीं। तो ये कह देना कि गांधी का इंडिया बन गया और एक जिन्ना का पाकिस्तान बन गया, ये गुमराह करने वाली बातें हैं। और इस किस्म की बातें सुनने को सुबह सुबह हमारे मन से मिले तो अच्छा नहीं लगता है। और एक कर्नाटक के साहब ये बोले वो तो और भी अजीब बात है, क्योंकि कर्नाटक का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटक तो हमारे आज़ादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा और वहाँ के बहुत बड़े सोशलिस्ट रहे हमारे आज़ादी के आंदोलन में। तो ये इसी को कहते हैं मेंटल क्लैरिटी। अगर हमारे दिमाग में मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो हम हज़ारों पार्टियाँ ऑर्गेनाइज आप कमेटीज़ कर लीजिए, पर वो कमेटीज़ करेंगी क्या अगर ऐसी इस किस्म की बातें करेंगे? तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। और जहाँ तक सलीम साहब एक बात कह के गए कि एक इलाका चुन लीजिए जहाँ आप स्ट्रॉन्ग है और वहाँ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस बात से मैं सहमत हूँ। और मैं समझता हूँ कि हमें ज़रूर करना चाहिए। और महाराष्ट्र एक ऐसा इलाका है
जहाँ हम ऐसे महाराष्ट्र और शायद गुजरात बाद में जहाँ हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समाजवादी ट्रेडिशन बहुत पुराना है और अभी भी इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। और यही दादा भाई नारोजी की कर्म भूमि रही, बॉम्बे प्रोविंस, यानी कि आजकल गुजरात और आजकल महाराष्ट्र। तो दादा भाई नारोजी पे मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं आज एक लेक्चर टूर पे हूँ। मैं होके आया गुजरात और जगह जगह गुजरात में गया जो दादा भाई नारोजी से भी जुड़ी हुई थी। टीथर, जहाँ दादा भाई नारोजी जाके 4 महीने रहे थे, गांधी जी भी बाद में वहाँ जाके रहे थे। हमारे आज़ादी का आंदोलन और हमारा समाजवादी आंदोलन और हमारी समाजवादी समझ दादा भाई नारोजी से ही निकल के आती है। और वो कैसे निकल के आती है वो मैं समझाने आ जाएगा। अभी जब 200 साल पूरे हुए दादा भाई नारोजी के सितंबर में पिछले साल, तो बॉम्बे में जो उनकी कर्म भूमि थी वहाँ एक भी जलसा नहीं हुआ, न राष्ट्रवादियों की तरफ से न समाजवादियों की तरफ से। लेकिन मैं ये बता दूं कि जब 100 साल पूरे हुए थे दादा भाई नारोजी के 1925 में, तो जो बॉम्बे में मीटिंग हुई थी उसकी सदारत महात्मा गांधी ने करी थी। और अब उनको बॉम्बे ही भूल गया, जिस घर में वो रहते थे वो अभी 25 साल हुए तोड़ दिया गया, किसी ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अब दादा भाई नारोजी की इम्पोर्टेंस हमारे नेशनल स्ट्रगल में क्या है वो मैं संक्षिप्त तरीके से आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बात है कि हमारा समाजवादी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की गोद में पैदा हुआ और समाजवादी समझ हम लोगों की भी राष्ट्रीय आंदोलन की गोद में निकल के आती है। जो फॉर्मल आंदोलन पार्टी है वो 1934 में राष्ट्रीय आंदोलन की गोद में ही बनी। उससे पहले एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी बन चुकी थी, प्रोफेसर अब्दुल बारी, राहुल संकृतायन उसमें शरीक थे। वो भी हमारा राष्ट्रीय आंदोलन में ही से निकल के आई और बल्कि उसी में शरीक रही अंत तक। और जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सन 34 में बनी तो उसमें वो मर्ज कर गए। लेकिन उससे भी पहले 1904 में दादा भाई नारोजी एम्स्टर्डम में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने अगस्त 1904 में गए और वहाँ पूरे यूरोप के मुख्य सोशलिस्ट वहाँ मौजूद थे। रोसा लक्समबर्ग, शो हुआरेस, कार्ल लीबनिट्ज, H.M. हाइंडमैन, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और सब लोगों ने दादा भाई नारोजी जैसे ही वहाँ एंटर करे उनको एक स्टैंडिंग ओवेशन, सारा हॉल ने उठ के उनको ओवेशन दिया, उनका वेलकम करा। तो ये क्यों करा? क्योंकि दादा भाई नारोजी की तब तक वो रेपुटेशन बन चुकी थी कि ये वर्ल्ड के अप्रेस्ड, वर्ल्ड के शोषित लोगों की तरफ से बोलते हैं। और वही वहाँ वो बोले कि हिंदुस्तान में ये मार्क्सिस्ट में अक्सर ये डिबेट रहता है कि पेजेंट कौन होता है। कर लीजिए आप, फिर मैं बोलता हूँ। तो पेजेंट कौन होता है, वर्कर क्या होता है, वगैरह वगैरह, इस पे बहस चलती थी। तो दादा भाई नारोजी ने सीधे जाके बोला 1904 में कि हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग पीपल। He cut across the whole debate. He said the majority population in India is of working people. Kindly settle down because this is causing disturbance. So
Now, in 1904, he said that the majority of the people of India are working people, and that was his understanding of working. 1901 में उन्होंने किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे हिंदुस्तान के पेजेंट्स और रूरल पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उसमें उनके वो लेख हैं जो 1871 से वो इस मसले पर लिखते रहे। उड़ीसा में एक बहुत बड़ा फैमिन हुआ कुछ सालों तक, 1866 के आसपास। उसमें उड़ीसा के कोई यहाँ हमारे डेलीगेट्स हैं, तो उड़ीसा में आपको मालूम ही होगा कि इतना बड़ा फैमिन हुआ 1866 में कि उड़ीसा की 1/3 पॉपुलेशन उसमें पेरिश कर गई, ख़त्म हो गई। उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो उस वक्त यहाँ से लंदन चले गए थे, वहाँ अपने इंडियन कॉजेज़ को प्रोजेक्ट करने के लिए उन्होंने पैम्फलेट्स लिखने शुरू किए, स्पीचेस देनी शुरू की, बुकलेट्स लिखनी शुरू की इंडियन पॉवर्टी पे और उसके कारण क्या है। दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे के प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स रह चुके। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारे शुरुआत के लीडर्स जो थे वो उनमें से कई बहुत बड़े बड़े लीडर्स मैथमेटिशियंस थे। गोखले वॉज अ मैथमेटिशियन, तिलक वॉज अ मैथमेटिशियन एंड दादा भाई नौरोजी वॉज अ मैथमेटिशियन। दादा भाई नौरोजी ने जब अकाउंट स्टडी करने शुरू किए इंडिया और ब्रिटेन के बीच के, तो उन्होंने उसमें से दिखाया कि कैसे ब्रिटेन यहाँ से रिसोर्सेज ले जा रहा है और ये जितने फैमिन्स हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो रूरल पॉपुलेशन, रूरल लाइफ की जो फ्रेजिलिटी हो गई है हिंदुस्तान में कि ज़रा सा कुछ कोई दिक्कत आती है तो लोग भरने शुरू हो जाते हैं, ये सब अंग्रेज़ों की रेवेन्यू पॉलिसीज़ और उनके टैक्सेशन पॉलिसीज़ और उनके एक्सट्रैक्शन पॉलिसीज़, जिसको उन्होंने ड्रेन बोला, उसकी वजह से हो रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग उनकी जो थी वो इस किताब में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें वो उन्होंने दिखाई। वो किताब इतनी पॉपुलर हुई, एक साहब थे महाराष्ट्रियन जो बंगाल में बसे हुए थे, उन्होंने वो किताब के कुछ अंश, आर.सी. दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ अंश और विलियम डिग्बी जो इंडिया के MIT थे उनके कुछ राइटिंग्स के कुछ अंश, उनको इकट्ठा करके एक बंगला में किताब निकाली, क्योंकि वो बंगला में, ये महाराष्ट्रियन थे, बंगला में बसे हुए थे, देवस्कर साहब, उन्होंने एक किताब निकाली। उसके बारे में श्री अरविंदो लिखते हैं कि वो किताब इतनी पॉपुलर हुई बंगाल में कि वो उसकी वजह से उसका एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन उस किताब से मिला स्वदेशी आंदोलन को 1905। तो बंगाल तक असर दादा भाई का ये हुआ। एक हमारे समाजवादी साथी थे दिल्ली में, बृजमोहन तूफान, बड़े सीनियर, उनकी अब वो इंतकाल हो चुका है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं कि वो सियालकोट में पैदा हुए थे 1920-21 के आसपास। तो उस बायोग्राफी में लिखते हैं कि मैंने दादा भाई को उर्दू में पढ़ा, पंजाब में उर्दू में पढ़ा। एक मराठी बायोग्राफी 1923 के 22-23 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हो गई थी यहाँ, तब तक दादा भाई की एक मराठी बायोग्राफी बॉम्बे से छपी। एक गुजराती बायोग्राफी थी, बायोग्राफी नहीं, उनकी राइटिंग्स का ट्रांसलेशन ऐसी गुजराती में छपा 1930 तक 35 तक गुजराती में उनकी राइटिंग्स छपी। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में उनकी राइटिंग्स फैली और उनका बहुत बड़ा असर हुआ। इरफान हबीब जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनका कहना ये है कि दादा भाई नौरोजी की राइटिंग्स हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल बन गए। इट वॉज सो इम्पोर्टेंट। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, जब साउथ अफ्रीका शुरू में गए, तो गांधी जी ने 24 साल के तो थे और वहाँ एक कानून लाया गया साउथ अफ्रीका में, वो इस पर्पस के लिए कि
फ्रेंचाइज वोटिंग राइट्स हिंदुस्तानियों के ख़त्म किए जाए वहाँ के साउथ अफ्रीका में। तो वो चिट्ठी जो चिट्ठी गांधी जी ने दादा भाई को लिखी साउथ अफ्रीका से, उसके ज़रा से अंश में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अ वर्ड फॉर माई सेल्फ एंड वॉट आई हैव डन, ये है 5 जुलाई 1894 का। A word for myself and what I have done. I am yet inexperienced and young, and therefore quite liable to make mistakes. The responsibility undertaken is quite out of proportion to my ability. I may mention that I am doing this without any remuneration. So you will see that I have not taken the matter up which is beyond my ability in order to enrich myself at the expense of the Indians. I am the only available person who can handle the question. अब ये सुनिए, वो कहते हैं, you will therefore oblige me very greatly if you will kindly direct and guide me and make necessary suggestions which shall be received as from a father to a child. जैसे एक बाप अपने बेटे को एडवाइस देता है, वैसे ही आपकी एडवाइस मैं रिसीव करूँगा। ये बात सन 94 में 1894 में गांधी जी ने लिखी दादा भाई नौरोजी को, और इसके बाद चिट्ठी पत्री उनकी वहाँ साउथ अफ्रीका से दादा भाई नौरोजी के साथ चलती रही। 1906 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं तो दादा भाई, आप देखिए कितना एज का फ़र्क है। दादा भाई 1825 में पैदा हुए, गांधी जी 1869 में पैदा हुए, 44 साल का फ़र्क है। लेकिन दादा भाई गोज़ विद गांधी जी टू सी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉलोनीज लॉर्ड एल्गिन कि और दादा भाई जाके उसको बताते हैं लॉर्ड एल्गिन को कि अगर तुमने ये ऑपरेशन हिंदुस्तानियों का बंद नहीं किया तो ब्रिटिश रूल विल बी डिसग्रेस्ड फॉरएवर, ये उनका कहना है। और जब उसी के बाद जब ये नवंबर 1906 की बात है और दिसंबर 1906 को दादा भाई यहाँ आते हैं हिंदुस्तान, कांग्रेस का सेशन होना था कलकत्ते में, उसको प्रिजाइड करते हैं। वहाँ स्वराज की बात वो करते हैं, हिंदी का लफ्ज़ स्वराज, संस्कृत का लफ्ज़ स्वराज इस्तेमाल करते हैं। और वो पहली बार थी, स्वराज की बात कई लोगों ने करी होगी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्षीय प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज डिफाइन किया गया एज द इंडियन ऑब्जेक्टिव, और वो दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच 1906 में किया। तो उसके बाद 1909 में गांधी जी ने वो लिखा अपने किताब, जो फेमस किताब है उनकी हिंद स्वराज, उसमें वो एक डायलॉग के फॉर्म में है, एक रीडर है एक एडिटर है। एडिटर मीन्स गांधी और रीडर जो ऑब्जेक्ट कर रहा है। तो किसी ने ये कह दिया था वो कि दादा भाई कौन है, दादा भाई का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं। तो उसके जवाब में गांधी जी कहते हैं, I must tell you with all gentleness that it must be a matter of shame for us that you should speak about that great man in terms of disrespect. Just look at his word. He has dedicated his life to the service of India. We have learned what we know from him. It was the respected Dada Bhai who taught us that the English had sucked our blood, life blood. It is the respected Dada Bhai who had taught us that the English had sucked our life blood. What does it matter that today his trust is still in the English nation? Is Dada Bhai less to be honored because in the exuberance of youth we are prepared to go a step further? Are we on that account wiser than he? It is a mark of wisdom not to kick away the very step from which we have risen higher. The removal of a step from a staircase brings down the whole of it. We must admit that he is the author of nationalism. Dada Bhai is the author of our nationalism. ये बात वो कहते हैं। और इसके